हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सीबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की क्लास नंबर 12 का जो है ये थर्ड पार्ट है। देखिए ये जो क्लास 12 है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 2D मेंस्ट्रुएशन करवाया था, इसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे और 2 क्वेश्चंस करवाए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मैं सारे वही क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, कुछ अलग से नहीं ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट छूट गया था सर्कल वाला, वो हमने पार्ट 2 में किया और फिर वहाँ से जो है कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस देखे थे। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो 2D मेंस्ट्रुएशन से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको देखेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 7 से 8 उनको देखेंगे। तो जो भी लोग न्यू हैं चैनल पर, मैं उनको सजेस्ट कर देती हूँ। देखिए मैंने सीटेट मैथ्स पेपर 2 की जो है प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। ठीक है, तो जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगी, इतनी गारंटी देती हूँ। इस सीरीज़ के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हुए हैं जो भी आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रही हूँ जो कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो ना तो आपको प्रीवियस ईयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कल की वीडियो जो है किसी भी स्टूडेंट ने नहीं वॉच की है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को मैथ्स पेपर 2 के कंटेंट की नीड ही नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो है कॉन्सेप्ट बनाती हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट का कंटेंट लेकर के आती हूँ, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चंस ऐड करती हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए इस चीज़ को बनाने में भी टाइम लगता है, ढूंढने में टाइम लगता है, और फिर आप लोगों को करवाने में टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद इसकी नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नीड होगी तो आप ऑब्वियसली वीडियो को वॉच करोगे। बाकी मैं सोचती हूँ अगर आपको सच में नीड है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, अदरवाइज़ जो है देखती हूँ मैं इसको, नहीं तो मैं किसी और टॉपिक पर जो है स्विच करने वाली हूँ। ठीक है, मैं इसीलिए सोच रही थी, मैंने कहा चलो कंटिन्यू करते हैं, अगर किसी को तो हेल्प होगी, है ना, क्योंकि कुछ ही टॉपिक रह गए हैं। ऑलमोस्ट टॉपिक में क्लियर करवा चुकी हूँ, जैसे आपका 3D मेंस्ट्रुएशन रह गया है, और आपका जो है प्रिज्म और पिरामिड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रह गए हैं। बाकी आपका एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी करवाऊंगी मैं, एक मीन मीडियन मोड। ठीक है, और आपका परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और SICI, बस इतने ही टॉपिक बचे हैं, बाकी सारे टॉपिक मैं कवर करवा चुकी हूँ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है कॉन्ग्रुएंट वाला, सिमेट्री और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सममिति वाला, तो वो भी है। ठीक है, इतने ही टॉपिक बचे हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं फाइनली आज की क्लास को, क्योंकि मैं 2D मेंस्ट्रुएशन को ख़त्म करवाना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। सो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इक्वल्स टू PS एंड RQ इक्वल्स टू RS। यानी कि PQRS हमें एक चतुर्भुज दे रखा है। अब हमें नहीं पता ये कौन सा चतुर्भुज है, ये जो प्रॉपर्टी, ये गुण हमें इसका दिया गया है कि इसमें ये साइड इक्वल है, उसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल इसको नाम दे दिया है PQRS, जहाँ जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, PQ यानी ये वाली साइड PQ इसके इक्वल है, और ये वाली साइड जो है QR RQ किसके इक्वल है, RS के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं देख पा रही हूँ तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी कि बगल की साइड ये वाली और ये वाली बगल बगल में है, एडजेसेंट जो साइड है वो इक्वल है। ये वाली साइड ये भी एडजेसेंट है, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आयत, मैंने आपको टाइप पढ़ाए हुए हैं चतुर्भुज के, ठीक है, क्वाड्रिलेटर के, क्लास 12 की पार्ट 1 में। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए मैंने आपको टाइप पढ़ाई थी। तो आयत का मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल का, कि उसकी सारी उसकी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। जैसे कि RS के सामने क्या है, PQ, तो ये इसके इक्वल होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं। तो आयत तो है नहीं। ये वर्ग की बात करती हूँ स्क्वायर की, तो उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें सारी साइड इक्वल नहीं, तो वो भी नहीं है। ठीक है, रोम्बस की बात करती हूँ तो उसमें जो है उसमें भी क्या होता है, आपकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो वो भी नहीं है। अगर मैं यहाँ देखिए काइट मैंने आपको पढ़ाया था, पतंग पढ़ाया था, पतंग के बारे में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो काइट होती है उसकी एडजेसेंट साइड, यानी कि बगल वाली जो साइड्स होती हैं, बगल वाली भुजाएं होती हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं। काइट कैसी होती है, आई होप कि सभी ने देखी होगी, मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में, वहाँ पर भी मैंने आपको काइट दिखाई हुई थी। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, यानी कि एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल होती हैं। तो मैं इसको नाम दे सकती हूँ PQRS। ठीक है, PQ बराबर आपका हो गया PS के, और RQ बराबर हो गया आपके RS के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक पतंग है, काइट बन गया है। काइट वाला चतुर्भुज की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमसे पूछा क्या है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस क्वाड्रिलेटर। आपसे कहा गया है कि ये जो चतुर्भुज है ना, इसके बारे में बताइए कौन सा कथन सही है, सही आपको बताना है। तो पहला क्या कहा है, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसके विकट क्या है, परस्पर लंब है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ से यहाँ पर जो डायगोनल डाला गया है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनना है। यहाँ से यहाँ पर डाला गया है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि परस्पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर A ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर मैं और क्वेश्चन देखती हूँ तो दूसरा कहा गया है इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो मैंने आपसे कहा था जब पतंग के बारे में पढ़ाया था कि इसके डायगोनल जो है इक्वल नहीं होते हैं, D1 नॉट इक्वल टू D2। तो ये तो कह रहा है बराबर होते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, प्रत्येक विकट प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा क्या है,
है, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसा कितना टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन आप पढ़ोगे बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको करवाया, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। बाबूराज ड्रॉज 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड पी क्यू ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि बाबूराज क्या है, एक लड़के का नाम है, वो क्या करता है, कागज की शीट पर 2 रेखाखंड बनाता है, ए बी और पी क्यू। तो मैंने यहाँ पर 2 रेखाखंड ले लिए, एक ले लिया ए बी और दूसरा रेखाखंड मैंने यहाँ पर ले लिया पी क्यू, ठीक है। यदि इफ द टू लाइन सेगमेंट डू नॉट मीट ईच अदर even they if they are extended to both sides then AB and PQ are parts of 2। यहाँ पर आपसे कहा गया है ये जो दोनों रेखाखंड हैं AB और PQ, दोनों ओर जो है, दोनों को कितना भी विस्तृत किया जाए तब भी वो मिलते नहीं है। यानी कि इसको मैं इधर कितना भी बढ़ाऊँ या फिर इधर में कितना ही बढ़ाऊँ, इसको भी मैं अगर इधर कितना भी बढ़ाऊँ, इसको इधर कितना भी बढ़ाऊँ, तो ये आपस में कहीं भी मिलेंगे नहीं, ठीक है। मिलने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये AB रख दिया मैंने, यहाँ पर ये PQ रख दिया ऐसे करके, है ना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल गई, इस पॉइंट पर मिल गई। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये कभी मीट नहीं करते हैं, कभी आपस में मिलते नहीं। ये भी ऐसे ही चलता जाएगा और ये भी आपका ऐसे ही चलता जाएगा, चाहे आपको कितना भी इसको बढ़ाया जाए, है ना। तो ए बी और पी के यहाँ पर किसके 2 भाग हैं, यानी कि ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइंस, ऐसी 2 लाइंस जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी, यानी कि इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो बिल्कुल इक्वल रहती है, समान रहती है, तो इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगी, तो ये कभी मीट नहीं करेंगी, कभी मिलेंगी नहीं। और नॉन पैरेलल असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो इक्वल नहीं होती है, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, तो आगे जाके कहीं ना कहीं अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप के क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण x और y हैं तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर x एंड y, यानी कि कोई हमारे पास क्या है, रोम्बस दे रखा है, तो मैं यहाँ पर एक रोम्बस ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने इस तरीके से रोम्बस ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा ठीक नहीं बनाया लेकिन आप समझ जाना, ये रोम्बस ड्रॉ किया है मैंने। रोम्बस में क्या होता है, हमारी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ये है हमारा डायगोनल, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया है, नाम यहाँ पर तो कुछ शो नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से दे देते हैं ABCD। इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें 2 डायगोनल दे रखे हैं, पहला है x, दूसरा है y। तो ये वाला पूरा डायगोनल मैंने मान लिया x और ये वाला पूरा डायगोनल मैंने मान लिया y। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा डायगोनल y है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे को काटते हैं, बराबर साइड्स में समद्विभाजित बाइसेक्ट करते हैं। तो ये और ये वाली साइड इक्वल होगी, यानी कि पूरा y है तो ये कितना हो जाएगा, y/2, और ये भी हो जाएगा y/2। इसी तरीके से ये पूरी x है तो ये वाली साइड इतनी, यहाँ पे मैं O नाम दे दूँ अगर इसको, तो AO x/2 हो जाएगी और OC आपकी x/2 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है, कुछ भी नहीं है, हमें निकालना क्या है, साइड, यानी कि अगर मैंने आपको बताया कि सारी साइड से इक्वल होती है, एक साइड निकाल लेते हैं तो हमको जो है मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई पर्टिकुलर साइड पूछी हुई है। तो एक अगर मान लो ये वाला अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ AOD, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सही नहीं बना है, तो मैं इसको ऐसा करती हूँ, दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे, ABCD, ये सेंटर O कर दिया मैंने। ये वाला x मान लेते हैं तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगी, ठीक है। ये y मानते हैं तो ये y/2 और ये y/2। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं ये वाला ट्रायंगल लेके चल रही हूँ, शायद छोटा करती हूँ, ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB अगर मैं लेती हूँ तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, कर्ण क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है उसको हम कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, यानी x/2 का लंब क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर, प्लस BO का स्क्वायर, BO कितना है, y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x²/4, ये हो जाएगा आपका y²/4, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया AB का होल स्क्वायर। 4 यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, x² प्लस y², ये हो जाएगा आपका AB का होल स्क्वायर। यहाँ से AB निकालेंगे तो AB यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट में x² प्लस y² हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x² प्लस y²/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्रेंगुलर फील्ड आर 32 मीटर, 60 मीटर एंड 68 मीटर, यानी कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी साइड हमें दे रखी है। ये मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज का खेत ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ABC, इसकी साइड्स हमें दे रखी हैं 32, 60 और 68, यानी कि तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल है, अगर हम देखें तो ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है।
यानी कि आपका स्केलियन ट्रायंगल है। द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर इन द रेशियो 15:4। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल, ये एरिया क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आयताकार खेत यानी कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और उसकी साइड्स हमें दे दी हैं। ये आयत हो गया हमारा, रेक्टेंगुलर हो गया, इसकी हमें साइड दे रखी है एक 15 हमारी लंबाई हो गई, और 4 यानी कि 4 हमारी चौड़ाई हो गई, यानी कि एल हमें दे रखी है 15 और बी हमें दे रखी है 4। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, निकालना क्या है, व्हाट इज लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि सबसे जो लॉन्गर साइड है वो हमें निकालनी है रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो ऑब्वियसली जो लॉन्गर साइड होगी हमारी लंबाई होगी, क्योंकि लंबाई 15 है और चौड़ाई हमारी 4 यानी कम है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो साइड दे रखी है वो रेशियो में दे रखी है, हमें नंबर नहीं दे रखा है कि हमारी जो लंबाई वो 15 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, ऐसे थोड़ी ना दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। तो मैंने हमेशा आपको बताया रेशियो के लिए क्या करते हैं हम, मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई क्या है, x है, तो 15 हमें दे रखी है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 15x। ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगी 4x। ठीक है, इस तरीके से मान के हम करते हैं। अब मुझे बस x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करने के यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए ये जो बन रहे हैं ना साइड्स, ये हमारी, इसमें हम जो है वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी साइड क्या है, सबसे बड़ी साइड है हमारी 68। ठीक है, इन दोनों से बड़ी है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया यानी कि कर्ड हो गया, और इसमें से ये हमारे लंब या कर्ड हो जाएंगे, यानी बेस और आधार हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 1/2, बेस कितना है 32, हाइट, और हाइट कितना है आपकी 60। तो 2 से 32 कट जाएगा आपका 16 टाइम, 16 से 6 हो जाएगा 16 6 96 960। तो इसका एरिया आ गया 960, और ये किसके इक्वल है, आयत के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 15x इंटू चौड़ाई कितनी है 4x। अब यहाँ पर देखिए 15 चौक 60 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60x। 0 से आपका यहाँ पर एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ये आपका कट जाएगा, 6 एकम 6 7 8 9 6 6 36, यानी कि ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 16, और इसको अंडर रूट में लेंगे तो ये आप एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स इक्वल टू 4 आ चुका है हमारे पास। x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, x इक्वल टू 4 आ गया है, और लॉन्गर साइड ये वाली है, तो 15 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 4, 15 चौके आपका हो गया 60 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, कैसे करना था आपको, देखिए अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर देता है, जैसे कि बड़ी वाली इसका स्क्वायर करोगे आप और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो सेम आएगा, इक्वल आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया, और राइट एंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है, अदरवाइज आप इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैंने आपको जो बताया था S माइनस A S माइनस B। ठीक है, तो उससे क्या है कि क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शोभिन हैज़ 2 राइट एंगल ट्रायंगल ईच हैविंग एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि शोभिन किसी लड़के का नाम है, लड़के का भी हो सकता है, पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उसके पास जो है 2 समकोण त्रिभुज हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 जो है समकोण यानी कि राइट एंगल ड्रॉ कर लिए हैं, एक ये रहा, दूसरा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है प्रत्येक का एरिया यानी कि दोनों का, इसका भी एरिया 6 है और इसका भी एरिया 6 मीटर है, और कर्ड 5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसका हाइपोटेनियस है वो क्या है आपका, हाइपोटेनियस यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 5 है और ये भी 5 है। वह इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है, यानी कि ही अरेंज देम इन सच अ वे दैट देयर हाइपोटेन्यूज को इनसाइड्स, यानी कि वो इस तरीके से इन दोनों राइट एंगल को अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है कि उनके जो कर्ड है ना वो संपाती हो। संपाती का मतलब क्या होता है कि जो कर्ड है यानी कि इस वाले का हाइपोटेन्यूज और इस वाले ट्रायंगल का ये एक ही बन जाए। ठीक है, एक ही कर्ड पर हो। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, इधर देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये बनाना आ गया आपको, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है फिर। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया, यानी इसका हाइपोटेन्यूज ये है, दूसरे वाला ट्रायंगल अगर मैं ला करके रख दूँ तो उसका हाइपोटेन्यूज, एक सेकेंड, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ सही नहीं बनाया, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। ये आपको देखिए कुछ इस तरीके से पहला राइट एंगल हो गया। ठीक है, और इस तरीके से ये आपको हो गया दूसरा राइट एंगल। ठीक, तो यहाँ पर हमारे ये 2 राइट एंगल हो गए। मैंने ये इससे आपको क्यों बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दोनों का ये जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम है, कोइंसाइड है, संपाती है, यानी एक ही लाइन पर जो होते हैं, तथा परिणामी आकृति एक आयत में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर बन रहा है। ठीक है,
आयत बन गया। तब इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पूरे ये जो आयत बन गया है इसका हमें पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये जो साइड है हमारे पास कर्ड हाइपोटेन्यूज जो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और देखिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें 6 दिया था, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 6 दिया था, लेकिन अभी दोनों ट्रायंगल मिल चुके हैं, आपस में मिक्स हो गए हैं। तो अभी ये क्या बन गया, आयत बन गया है। तो 6 इसका यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 × 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता क्या है, L × B यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो L × B क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, L × B आ चुका है, और हमें L और B दोनों चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई अगर हमें मिल जाए तो हम पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ और भी दे रखा है, यहाँ पर इसका हमें जो है कर्ड जो है हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, और मैं इस वाले ट्रायंगल को लूँ ABC को, तो यहाँ पे देखिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ ABC में। कर्ड का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर करूँगी तो 25 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये वाला AB हो जाएगा स्क्वायर और BC का। तो AB हमारी क्या है, यहाँ पर B है, ब्रेड्थ है, और BC क्या है, यहाँ पर लेंथ है, L है। तो ये क्या हो जाएगा, L² + B²। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, मैंने इनको नाम दे दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ L + B का होल स्क्वायर बराबर L² + B² + 2LB। कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए आपको जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। L² + B² कितना है, 25 + 2LB। 2LB कितना है आपके पास, 12। तो 12 दूनी 24, 25 और 24 को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 49। तो L + B का होल स्क्वायर क्या आया, 49। अब मैं सबको हटा देती हूँ, हमारे पास आ गया है L + B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से L + B कितना आ जाएगा, L + B आपका आ जाएगा √49 हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो √ लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, L + B इक्वल्स टू 49 का √ निकलेगा तो L + B आ जाएगा 7। ठीक है, तो फाइनली हमें जो है वैल्यूज मालूम पड़ गई है। तो 2L + B पेरीमीटर का फॉर्मूला है, यहाँ पर 2L + B कितना है, 7, 2 7 आपका कितना होता है, 14, यानी 14 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सिमी ड्रॉज लाइन्स L, M and N ऑन अ शीट ऑफ पेपर सच दैट, यानी कि सिमी किसी लड़की का नाम है जो क्या करती है, 3 रेखाएं खींचती है जिनका नाम है L, M, N। तो किस प्रकार खींचती है वो हमें डायरेक्शन दे रखी है, उसी तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो L इज परपेंडिकुलर टू M, यानी कि L जो लाइन L है वो M पर लंब है, L M पर लंब है तो L ये हो जाएगी और M हमारी ये हो जाएगी लाइन। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है, N इज परपेंडिकुलर टू M, जो N है वो भी M पर लंब है, तो ये वाली M है तो L एक और रेखा होगी जो M पर लंब होगी, N। ठीक है, सॉरी L बोल दिया था मैंने, ये N है आपकी। देन आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। L और N समांतर है, यानी कि L और N आपकी पहला लाइन्स है तो बिल्कुल सही है आपका। दूसरा देखते हैं, L और N एक दूसरे पर लंब है, तो देखिए L और N कहीं लंब हो रही है, परपेंडिकुलर है क्या ईच अदर, बिल्कुल भी नहीं है, तो दूसरा तो गलत। L M तथा N पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो लाइन L है वो M और N एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी किसी बिंदु पर काट रही हैं क्या, नहीं काट रही है तो गलत हो गया ना। M के समांतर खींची गई कोई भी रेखा N के समांतर होगी, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनी लाइन पैरेलल टू M, यानी कि अगर मैं M के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ, मान लीजिए ये वाली, ठीक है, तो विल बी पैरेलल टू N, तो ये क्या N के पैरेलल होगी, ये N यहाँ पर है, ये इसके पैरेलल, तो ये वाली है L, ऐसे कैसे पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर कोई लाइन खींचती हूँ तो पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, L और N हमारी दोनों पैरेलल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायगोनल्स AC and BD of a quadrilateral ABCD are equals and AD equals to BC। तो एक चतुर्भुज है, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक चतुर्भुज। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहले इसको नाम दे देती हूँ मैं, ABCD चतुर्भुज है, ABCD। इसमें विकर्ण AC और BD, तो यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। विकर्ण AC यानी कि ये AC इक्वल्स टू क्या है, BD, यानी कि आपके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, और AD बराबर है BC। ठीक है, यानी कि AD ये वाली साइड जो है BC इस वाली साइड के इक्वल है, तब ABCD सदैव होगा। तो देखिए इसके विकर्ण बराबर हैं, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या हो सकता है, देखिए आपका जो स्क्वायर है उसमें भी आपके विकर्ण बराबर होते हैं, और जो रेक्टेंगल होता है उसमें भी, आयत में भी आपके विकर्ण बराबर होते हैं। समद्विबाहु समलंब और पतंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो काइट होती है ना उसमें आपके डायगोनल इक्वल नहीं होते, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में तो होता ही नहीं है ऐसा, है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आमने सामने की जो साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा होता है रेक्टेंगल, मैंने आपसे बताया था, और जो स्क्वायर होता है वो उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, यानी कि आयत रेक्टेंगुलर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजियम से। इन ट्रेपेजियम ABCD यानी कि एक समलंब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके का,
ABCD, यहाँ पर ये इसकी हाइट होती है जिसको हम H नाम देते हैं, ठीक है। AB पैरेलल CD, यानी कि ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल D एंड एंगल C मीट एट E, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ D एंड C, बाइसेक्टर यानी कि जो आपस में एक दूसरे को काटें, D को मिलाते हैं, E, ये कहाँ पर मिल रहे हैं, पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया E। सच दैट एंगल EDC बराबर 30, EDC यानी कि ये वाला आपको जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और ECD 25, यानी कि ये वाला एंगल आपको 25 दे रखा है। देन आपसे क्या कहा जा रहा है, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल्स टू रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें मैं आपको एक न्यू प्रॉपर्टी बताऊंगी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD, यानी कि एक समलंब है ABCD, तो मैं यहाँ पर एक समलंब ड्रॉ कर लेती हूँ ABCD, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, ABCD। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल D एंड एंगल C, यानी कि जो D और C के समद्विभाजक है, यानी कि D और C पॉइंट यहाँ पर है, इसके जो समद्विभाजक हैं वो किस पर मिलते हैं। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि एंगल 2 को, जो एंगल D है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इक्वली, ठीक है, इक्वली डिवाइड किया जाता है, समद्विभाजक बराबर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कहाँ पर मिलते हैं, एंगल E पर मिलते हैं। सच दैट EDC, एंगल EDC इक्वल्स टू 30 डिग्री, EDC यानी कि ये वाला जो एंगल है ना हमको दे रखा है 30 डिग्री, और एंगल ECD इक्वल्स टू 25, यानी कि एंगल ECD ये वाला कोण हमें 25 डिग्री दे रखा है। देन एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल टू रेस्पेक्टिवली, यानी हमसे एंगल A यानी पूरा ये वाला एंगल और पूरा ये वाला एंगल पूछा हुआ है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये आपको यहाँ पर दे रखा है बाइसेक्टर ऑफ D एंड C, यानी कि बाइसेक्टर ये भी 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा, ये 25 है तो ये भी हमारा 25 होगा, ठीक है, इक्वली डिवाइड करता है। तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, एंगल D की अगर मैं बात करूँ तो पूरा कितना हो जाएगा, 30 + 30 60 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल C कितने का हो जाएगा, 25 50 का हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल D है हमारा और ये एंगल C हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है ट्रेपेजियम के लिए, कि जो ट्रेपेजियम के एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी कि बगल बगल के जो कोण होते हैं, वो हमारा उनका सम जो है 180 डिग्री, यानी उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंगल D के बगल में कौन सा एंगल है, एंगल A, तो एंगल A प्लस एंगल D, आई होप पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल D क्या है हमारा, एंगल D है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, 60 डिग्री प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 8 में हो गया तो 120। तो एंगल A हमें निकालना था, तो एंगल A तो हमने निकाल लिया 120 डिग्री। अब एंगल B भी निकालना है, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, इसके बगल में कौन सा कोण है, ये वाला, ठीक है। तो एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल C कितना है 50 डिग्री है, तो एंगल B बराबर हो जाएगा 180, 50 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 में से 50 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 130 डिग्री, यानी कि एंगल B आपका आ गया 130, एंगल A आ गया 120, तो 120 और 130 यानी ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि इसका पहले मैं साइज छोटा कर लेती हूँ। एक आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए डायग्राम ड्रॉ करने से ना चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, इसलिए हमेशा जो है डायग्राम ड्रॉ किया करो, ठीक है। हमेशा ज्योमेट्री के जब भी क्वेश्चन करो डायग्राम ड्रॉ करके किया करो। ABCD एक त्रिभुज है, सॉरी चतुर्भुज है, हमने ड्रॉ कर लिया है। एंगल D हमको दे रखा है 76, तो ये वाला एंगल हमें दे रखा है 76 डिग्री, और क्या कहा गया है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड D मीट्स अ पॉइंट 0। अभी क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल मुझे वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। तो इन दोनों के जो बाइसेक्टर हैं कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट O पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा एंगल हमें दे रखा है 76। पूछा गया हमसे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल COD, यानी कि कोण COD की माप क्या है, यानी कि ये वाला एंगल हमको जो है पूछा हुआ है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं त्रिभुज COD में देखूँ, अगर मुझे एंगल C पता चल जाए तो मैं इजीली जो है एंगल O को निकाल सकती हूँ। त्रिभुज की प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। लेकिन एंगल C कैसे पता करेंगे, तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ट्रेपेजियम समलंब वाले क्वेश्चन में, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल D के बगल में हमारा एंगल C है तो ये दोनों कोण 180 के होंगे। एंगल C के बगल में एंगल B है तो ये दोनों कोण का सम यानी कि जोड़ 180 का होगा। एंगल B प्लस एंगल A हमारा 180 होगा, एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा। तो हम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल D प्लस एंगल C बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल D कितना है 76 है, एंगल C हमें निकालना
बना है और ये हमारा 180 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस का 76, यानी कि 10 में से 6 गया 4, 7 में से 7 गया 0, ये हो गया आपका 104, यानी एंगल सी आपका आ गया 104 डिग्री। ये पूरा एंगल आपका 104 आया है, ठीक है। और ये एंगल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं आधा करती हूँ तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये 52 हो जाएगा आपका और ये वाला भी 52 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 76 है पूरा, इसका अगर मैं आधा करती हूँ 76 का तो 2 3 6, 2 8 16, यानी कि ये वाला एंगल 38 का और ये वाला एंगल भी आपका 38 का होगा। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो चुका है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं COD में, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है एंगल COD। तो इसमें अगर हम लेते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल OCD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल COD बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। तो OCD कितना है 52 प्लस ODC कितना है 38 प्लस COD हमें निकालना है, ये आपका हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे, 52 और 38 आपको कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0 हासिल, 1 5 3 8 1 9, ठीक है। तो 90 हो जाएगा और 90 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल COD आ गया 90 डिग्री। तो देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारी 2D मेंसुरेशन आज खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 616 मीटर स्क्वायर, यानी एक वृत्ताकार खेत आपको दे रखा है, इसका एरिया आपको दिया है 616 मीटर स्क्वायर। देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर इज, यानी कि इस खेत पर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है। यानी कि आपको जो है कुल मिलाकर ये बाढ़ है, यानी कि बाढ़ फेंसिंग करते हैं तो किसी भी चीज़ के ऊपर से करते हैं, है ना। तो ऊपर हमारी ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं परिधि, पेरीमीटर। तो कुल मिलाकर के इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो इस पर जो ये सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर, परिधि जिसको हम बोलते हैं, उसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। कुल मिलाकर हमें ये निकालनी है और 5 रुपये, ये 1 रुपये प्रति मीटर की दर से होगी, लेकिन निकालनी हमें 5 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो हम 5 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो टोटल हमें ये निकालना है। ये निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस, यानी कि r इसकी त्रिज्या चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, उसकी सहायता से हम पहले रेडियस निकालेंगे, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम रेडियस निकालते हैं। हमें दे रखा है कि खेत का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया क्या दे रखा है 616, और हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 616 है, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 पाई की वैल्यू लेनी है, हमें यहाँ पर दे रखा है। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616 इंटू, देखिए 22/7 होगा, 7 आपके इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 अपॉन में आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 11 बार, 2 से ही आपका कट जाएगा 2 3 6 0 2 8 16, 11 से ही इसको काटते हैं 11 दूनी 22 8, और ये आपका हो जाएगा 11 8 88, यानी 28 गुणा 7, ठीक है। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 56, 5 आपकी कैरी हो गई, 7 दूनी 14, 5 19, r स्क्वायर बराबर 196। तो इसका अंडर रूट लेते हैं, 196 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, तो ये होता है 14, ठीक है। तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 14, r की वैल्यू आ चुकी है, हमें यहाँ पर पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो r इक्वल्स ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 2, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और r हमारी कितनी निकल के आई है 14। 7 से 14 आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बार, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 दूनी आपका हो जाएगा 10, 10 दूनी आपका हो जाएगा 20, तो 20 गुणा 22 आपको करना है, 22 दूनी आपका होगा 44 और 1 0, 440 रुपये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप के सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो देखिए एक बार में कोई चीज़ें न्यू पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है, वीडियो को रिपीट करके देख लें, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस